जल जीवन मिशन सेंट्रल स्कीम ज़्यादातर गवर्नमेंट चेंज रहता है तो ज़्यादातर पूछता नहीं है। आप अदर यूपी और एमपी का पीएससी का क्वेश्चन देखना, सेंट्रल की स्कीम से पूरा क्वेश्चन पूछता है, यहाँ नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो लेकिन मेंस में पूछ सकता है, तो इसके लिए डेटा तैयार रखना जल जीवन मिशन के लिए मैंने बता दिया। और इसका कार्यान्वयन एक चीज़ और बताना भूल गया था, है ना, किस नोडल मंत्रालय के अंतर्गत है जल जीवन मिशन? जल शक्ति ऑब्वियसली, है ना। और डिपार्टमेंट पेयजल एवं स्वच्छता विभाग लिख लो, है ना। क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, हाँ, मिनिस्ट्री जल शक्ति मंत्रालय, उसका वही है, इंग्लिश भी वही है, जल शक्ति। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज, राज्य स्तरीय व्यक्तित्व विकास प्रतियोगिता, ये हुआ शिक्षा विभाग के द्वारा। अभी हमारे यहाँ कोविड के टाइम में निकला था एक योजना, पढ़ई तुहर दुआर, अभी चल रहा है पढ़ई तुहर दुआर 2.0। ओके, तो बच्चों के अंतर्गत व्यक्तित्व विकास करने के लिए जिन स्कूलों ने, जिन बच्चों ने अच्छा इस प्रतियोगिता में शामिल हुए, उनके पुरस्कार दिया गया। तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम अपने यहाँ रायपुर में। और इसके साथ ही इसमें कौन कौन सी प्रतियोगिता में क्या क्या थी? तो निबंध लेखन, तत्कालिक भाषण, चित्रकला, विज्ञान, प्रोजेक्ट मॉडल, भाषा इत्यादि, और स्पीड गणित, स्पीड रीडिंग, ये सारे सेक्शन पे प्रतियोगिता थी, जिसमें बच्चों को अच्छे प्रदर्शन करने के आधार पर पुरस्कार दिया गया। देखते हैं क्या क्या मिला, है ना। तो इसके पूर्व यह प्रतियोगिता संभाग स्तर पर आयोजित की जाती थी 5 चरणों में, और इसके साथ ही प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के स्तर पर आयोजित की गई। पहले स्कूल लेवल पे, फिर संभाग में, और उसके बाद राज्य स्तर पर, जिसमें लगभग 200 विद्यार्थियों ने प्रतिदिन प्रतियोगिता में भाग लिया। पहुंच के गए 200 लोग राज्य स्टेट लेवल पे। और प्रदेश के 47,000 से अधिक शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत 43 लाख बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, है ना। तो इतने लोगों ने, स्कूलों ने भाग लिया, और पहुंचे कितना? 200 लोग, ठीक है। बस ये जनरल इन्फॉर्मेशन था। कहाँ पे हुआ ये आपको पूछ सकता है प्रीलिम्स में, कि व्यक्तित्व विकास प्रतियोगिता स्कूल लेवल वाली किस जगह पे हुई थी? तो दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, कचरा प्रबंधन में दुर्ग नगर निगम को मिला देश में प्रथम स्थान, है ना। तो दुर्ग को ये अवार्ड दिया था एक्चुअल में भारतीय उद्योग परिसंघ, है ना। तो ये नीति आयोग वाला नहीं है, नीति आयोग वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। मैं भी बोलूँगा कि जो नीति आयोग जो इंडेक्स जारी करता है ना, उसमें जो स्वच्छता के लिए जो पुरस्कार मिलता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन ये भी आप याद कर लिए रहना कि 3R फॉर्मूला के आधार पर किसको, कौन से नगर निगम को? दुर्ग जिले को मिला, ठीक है, दुर्ग नगर निगम को, सॉरी, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर निगम ने कचरे के बेहतर प्रबंधन और पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और यह CII 3R अवार्ड कहलाया। ये क्वेश्चन टेस्ट में था, CII 3R फॉर्मूला। देखते हैं हम लोग क्या है CR। तो भारतीय उद्योग परिसंघ, है ना, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारत की एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी उद्योग नेतृत्व करने वाली एक संगठन है, जो कि भारत में औद्योगिक विकास को प्रमोट करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और इसके साथ ही ये देखते हैं कि दुर्ग नगर निगम ने क्या किया। तो दुर्ग नगर निगम ने क्या किया? कचरा का बेहतर प्रबंधन, 3R फॉर्मूला। कौन सा है 3R फॉर्मूला? पढ़े आप लोग? हाँ, वही है ना। तो रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज के सिद्धांत का बेहतर प्रबंधन करने के लिए दुर्ग नगर निगम को ये अवार्ड दिया गया। ये जनरल है, लेकिन आप ज़्यादा फोकस करोगे कौन सा? नीति आयोग वाला डेटा में। डेल्टा रैंकिंग जारी करता है आकांक्षी जिलों के लिए अलग, और कचरा प्रबंधन के लिए नगर निगम का सेक्शन का डेल्टा रैंकिंग भी जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। तो वाला आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं और क्या है।
मुख्यमंत्री ने nehrubharat.com वेबसाइट का किया लोकार्पण। देखते हैं हम लोग, उनके बर्थडे पे किया। माननीय हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने कार्यालय से प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर उनके विचारों और व्यक्तित्व और कृतित्व पर nehrubharat.com का वेबसाइट का लोकार्पण किया। तो ये है वेबसाइट। क्या होगा इसमें, तो अपने चाचा नेहरू के विचार, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनकी आइडियोलॉजी कैसी थी, स्पेशली आइडियोलॉजी है ना, उनकी आइडियोलॉजी कैसी थी, उनका व्यू पॉइंट क्या था नेशनल लेवल पे, फॉरेन अफेयर्स में, ये सारी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी इसमें नेहरू का भारत.com पे। ठीक है, इसको बनाया किसने है, पॉलिसी एनालिसिस रिसर्च एंड नॉलेज फाउंडेशन, पार्क फाउंडेशन शॉर्ट में बोलते हैं इसको। इसके द्वारा इसको वेबसाइट को बनाया गया है और इस वेबसाइट में पंडित नेहरू के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम पर उनकी सत्य और तथ्यात्मक जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही नेहरू के क्या आइडियोलॉजी थी, उनके क्या विचार थे, आइडिया ऑफ इंडिया जो बोलते हैं है ना, आइडिया ऑफ इंडिया एक उनकी डायलॉग था है ना, आइडिया ऑफ इंडिया, नेहरू का भारत, ऐसा जैसे कि उनका एक बुक लिखी थी ना जिसको NCERT में पढ़ते, क्या नाम है उसका, भारत की खोज, राइट है ना, वैसे ही उसमें उसकी सारी चर्चाएं की गई है इस वेबसाइट में। तो ये वेबसाइट का नाम याद रख लेना और ये याद रख लेना कि ये किस लिए है, आइडियोलॉजी की। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं न्यूज़ क्या है। तो प्रदेश में 26 स्कूल राज्य स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित। तो सेम डेट पे बाल दिवस पे हमारे यहाँ के 11 जिलों के 26 स्कूलों को राज्य स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार सम्मानित किया गया सीएम के द्वारा। और इसमें क्या था, ये योजना किनके अवार्ड किसके यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया जाता है ना। तो इस बार कितना था, हर साल मिलता है ये स्कूलों को, नंबर नहीं पूछता, अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन 26 याद रख लेना, 26 स्कूल। और कितने जिलों के, 11 जिलों के, किसके साथ दिया जाता है ये पूछ सकता है, तो यूनिसेफ के साथ। ठीक है, यूनिसेफ जानते हो ना, फुल फॉर्म यूनिसेफ का फुल फॉर्म है ना, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। पहले इसका नाम था इंटरनेशनल, उस इंटरनेशनल को हटा दिए, अब आजकल सिर्फ बोलते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, आप हिंदी वाले लिख लो। ठीक है, इसमें श्रेणी क्या है, तो पुरस्कार 2 श्रेणी में दिया गया। पहला तो ओवरऑल कैटेगरी पे और दूसरा श्रेणियाँ थी। तो पहला ये याद रख लो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर कितना 20 स्कूलों को सम्मानित किया गया और उप श्रेणियों के आधार पर 6 स्कूलों को सम्मानित किया। तो ये 2 कैटेगरीज थी। स्वच्छता पे अच्छा काम किया इन स्कूलों ने, कौन कौन सा थे नहीं पूछेगा, रटना भी नहीं है। ठीक, नंबर याद कर लेना, मैं बोला 26 स्कूलों को दिया गया, ओवरऑल कितने 20 को, और कैटेगरी वाइज 6 स्कूलों को। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे का न्यूज़ क्या है। छत्तीसगढ़ सरकार, और मैं यहाँ पे करंट बताता हूँ प्रीलिम्स और मेंस बेस में, है ना। मेंस बेस पे इसलिए वो सारी चीज़ें फालतू हैं इसलिए नहीं बताता, वो आप एक बार पढ़ लोगे ना तो वो मेंस आंसर राइटिंग में काम आ जाएगा, इसलिए वो मेंशन कर दिए रहता हूँ मैं। अब प्री में पढ़ोगे तो फैक्चुअल डाटा ज़्यादा। ठीक है, देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का समझौता हुआ। ये एक्चुअल में अपने कल्चरल जो हमारी डाइवर्सिटी है और ट्राइबल्स को प्रमोट करने के लिए MOU किया गया है किसके साथ, छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के बीच में। और ये भी एक छोटा ही न्यूज़ है, एक्चुअल में हम लोग जो ट्राइबल डांस फेस्टिवल करवाते हैं ना, है उसको प्रमोट करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार अब चाह रही है कि वो अच्छे से विदेशों में, अब क्या है हम लोग को डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट किसी फॉरेन कंट्री से बात नहीं कर सकता ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बात करता है। तो इसलिए
इसको किया गया है MOU। ठीक है, देखते हैं क्या कर रहे हैं इसमें मुख्य बिंदु। तो छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मध्य एक समझौता हुआ है और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी प्रदेश के सभी संस्कृति और पर्यटन विषयक सुविधाओं को विकास करना और इसके साथ ही अधोसंरचना निर्माण करने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बाइलेटरल सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करना है। तो बाइलेटरल कल्चरल रिलेशन डेवलप करने के लिए किनसे? फॉरेन कंट्रीज से ये MOU कर लेंगे तो क्या पता अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये भी अधिकार दे सकती है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप डायरेक्ट बात कर लो थ्रू द चैनल, है ना। ब्यूरोक्रेट्स होते हैं अदर फॉरेन में, है ना, तो ब्यूरोक्रेट्स ही तो काम करते हैं। जैसे कि आपको अगर मान ली जाए कोई मिशन के लिए कोई स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि हमारे भूपेश बघेल जी गए थे ना अमेरिका, गए थे, पता है, अमेरिका गए थे वो टूर पे। ठीक है, तो वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन लोग हेल्प करते हैं, हाँ, एम्बेसी वाले। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स बोल रहा हूँ ना, राजदूत, वही एम्बेसी वाले। ठीक है, तो देखते हैं और क्या है, इससे लाभ क्या होगा? तो यही लाभ होगा संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में, है ना। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट प्रमोट करेगी और अन्य देशों के साथ क्या करेगी? कांटेक्ट कर सकेगी, अच्छे संबंध बना सकेगी, यही है इसका उद्देश्य। देखते हैं इसमें और डेवलपमेंट होगा तो मैं बता दूंगा। आज हम लोग इसके बाद देखते हैं और क्या है नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ लेना एक बार, बस इतना ही है। उसमें MOU में डिफाइन नहीं किया है ना, ये करेंगे, अगर करेगा तो मैं बता दूंगा। और देखते हैं प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है। ये टेस्ट का क्वेश्चन था, गौरव द्विवेदी जाके सर्च किए, है ना। तो गौरव द्विवेदी को, ये छत्तीसगढ़ कैडर के हैं, 95 के IS हैं, इनको प्रसार भारती का अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, ये क्या है, पहले ये MyGov इंडिया पे कार्य करते थे और इसके बाद अभी प्रसार भारती नेटवर्क में अब ये काम करने लगे हैं। प्रसार भारती नेटवर्क जानते हो अपने यहाँ, जैसे कि दूरदर्शन से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें, चैनल्स भी चलाते हैं, जैसे कि आकाशवाणी, सत्यम शिवम सुंदरम चैनल एक देखे होगे, आप नहीं देखे होगे, ठीक है, हाँ, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, ये सारी चीज़ें प्रसार भारती के थ्रू ही होती हैं। ठीक है, पहले के जो UPSC CGPSC एस्पिरेंट होते थे ना, जब मोबाइल इतना कॉमन नहीं हुआ था, ओके, हम लोग बहुत काफ़ी छोटे थे उस समय, तो उन लोग रेडियो सुनते थे आकाशवाणी को और उससे कंटेंट बनाते थे। मैं एक भैया को देखा था, तो उन लोग वैसे ही रेडियो सुनते थे और उसके बाद उसको कंटेंट बनाते थे। ठीक है, हम लोग सोचते थे गाना सुनने नहीं दे रहा है आदमी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और क्या है। तो नाम याद रख लेना इनका, छत्तीसगढ़ कैडर का है तो इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग मंत्रिपरिषद की बैठक हुई अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लिया गया था। पहला तो ये, तो हम लोग देखते हैं खबर क्या है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके घर में कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें पहला निर्णय ये लिया गया कि जिला खनिज न्यास संस्थान न्यास जो एक्ट है उसमें संशोधन किया गया, है ना। आपको पता ही होगा कि जिला खनिज संस्थान न्यास अधिनियम कब आया था? 2015 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, DMF फंड वाला बोल रहा हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड एक्ट 2015, है ना। इसके थ्रू क्या मिलता है DMF से? पैसा। किस चीज़ के लिए? मिनरल्स का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं ना हम लोग जिस ज़िले में, उनसे जो रॉयल्टी मिलती है वो DMF फंड के थ्रू मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। और इसमें क्या होता है, उसका विकास कार्यों में खर्च होता है। ठीक है, स्कूल्स बनाते, इसका सेक्शन है उसी का बता रहा हूँ, संशोधन इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है ना। तो अपने यहाँ भी छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान नियम 2015 थे, जिसमें संशोधन किया गया है। और इस संशोधन में क्या बदलाव किया गया है देखते हैं हम लोग। तो DMF फंड की जो राशि होती है ना, DMF फंड में जो राशि होती है उसको एक तो प्राथमिकता सेक्शन और एक अदर एक्टिविटीज़ के लिए बांटते हैं। तो उसमें जो प्राथमिकता, अन्य प्राथमिकता वाला जो मद होता है DMF में, उसमें उपलब्ध राशि का जो 20% सामान्य क्षेत्र में तथा 40% अधिसूचित क्षेत्र में व्यय किया जाना होता था, उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, 20% प्राथमिकता क्षेत्र में होता था और 40%
अधिसूचित क्षेत्र में जो व्यय होता था उसको समाप्त कर दिया गया है। और रीज़न क्या दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने, तो इससे अधोसंरचना के कार्य को गति मिलेगी और जिससे प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। कहने का मतलब यही है कि डीएमएफ फंड को पहले तो 2015 में लाया गया था यह अधिनियम। इसका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि जो खनन प्रभावित क्षेत्र हैं, है ना, जहाँ से मिनरल को निकाला जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ से कोरबा मान लो फॉर एग्जांपल, कोरबा से कोयला का निकालना हो रहा है ना, उत्खनन हो रहा है। उसके बाद जो वो रॉयल्टी मिलती है वो कोरबा ज़िले में प्रभावग्रस्त लोगों को ही मिले। पहले क्या होता था, पैसा लेते थे, बेचारा वहाँ विकास ही नहीं हो रहा है, पूरा खन के ले जा रहे हो, है ना, और कुछ हो नहीं रहा वहाँ पे, है ना, लोग मर रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज़ लाया गया कि उस रॉयल्टी का कुछ परसेंट जो डीएमएफ की राशि मिलेगी उसमें उस ज़िले के प्रभावग्रस्त क्षेत्रों में ही काम किया जाए। सिंपल सा बात है, जिसमें ये मेंशन था कि 20% प्राथमिकता सेक्टर पे ही काम होगा। और इसमें प्राथमिकता सेक्टर में आता था हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन हो गया, और समझ लो स्वास्थ्य, रोजगार से रिलेटेड जो काम है उसको 40% के श्रेणी में रखा गया था कि आप उस क्षेत्र में रोजगार प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन जो थे उसको अब समाप्त कर दिया गया है। अब इसका क्या इरादा है राज्य शासन वो ही जाने कि वो कैसे खर्चा करेगी, है ना, ठीक है। हाँ, अब समझ जाओ, अब ये प्रावधान जो था इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें एक और प्रावधान था जिसको 2019 में, सुन लो, 2019 में एक बार और संशोधन किया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, जिसमें एक और मेजर चेंजेस इसमें किया था जिसको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि डीएमएफ में संशोधन किया गया छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, जो कि बहुत चर्चित मुद्दा हुआ था क्योंकि इसमें जो नोडल अधिकारी होता है जिला का वो होता था कलेक्टर, और सेंट्रल लेवल में कलेक्टर ही है। लेकिन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट उसको बदल के क्या कर दिया था कि जिले का प्रभावी मंत्री, ठीक है, उसका क्या होगा, कमेटी का अध्यक्ष होगा। जिला कमेटी का न्यास संस्थान में जो मीटिंग होता है साल में एक बार पक्का होता है, ठीक है, साल में एक बार होता ही है, और उस कमेटी का अध्यक्ष कौन होता था, कलेक्टर। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या चेंज किया 2019 में, प्रभारी मंत्री, ठीक है, उस जिले का। और उसमें विधायक भी, जितने जिले में विधायक होंगे उन लोग भी उसके सदस्य होंगे, है ना। और उसके बाद उनका नाम काम वाम सुन के ये करो उनका सलाह लिया जाएगा, ऐसा करके। तो ये चेंजेस किया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। और कौन था, तो ग्राम सभा के 10 सदस्य होने थे, है ना, जिस प्रभावग्रस्त क्षेत्र के जो ग्राम सभा है उसमें से 10 सदस्य होने थे। और अगर वो ट्राइबल एरिया है यानी कि अधिसूचित एरिया है तो उसमें से 10 में से 5 लोग महिला होने चाहिए, फीमेल होने चाहिए। ये भी इसमें प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो ये किसी दिन पढ़ेंगे हम लोग, अगर खनिज मिनरल्स वाले चैप्टर में आ गए हो, खत्म। शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया, इसके द्वारा जो शेड्यूल एरिया है ना, ट्राइबल्स जो एरिया होता है, अधिसूचित जो क्षेत्र, अब जरूरी थोड़ी है कि हर अधिसूचित क्षेत्र में मिनरल्स मिले। मैं यहाँ पे अधिसूचित इसलिए लिखा हूँ कि डीएमएफ वो क्षेत्र जहाँ पे मिनरल भी मिलता है और ट्राइबर भी मिलते हैं। हाँ, नोटिफाइड एरिया वो कर दो, नोटिफाइड ज़्यादा बेटर है, शेड्यूल एरिया मत डालो, ठीक है। देखते हैं, तो प्रभावग्रस्त क्षेत्र में ये सारी चीज़ें हेल्थ और रोजगार, पानी, पेयजल, इन सब के लिए खर्चा किया जाता था, जिसके जो मतलब कि जो कैप लगा हुआ था उसको समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो ये मेजर चेंजेस था। दूसरा चेंजेस क्या है देखते हैं हम लोग, तो नवीन मछली पालन नीति में संशोधन किया गया है, इसमें भी चेंज किया गया है ना। तो क्या चेंजेस है, तो 10 वर्ष के लिए अब लीज पे दिया जाएगा। पहला ये चेंजेस है कि 10, पहले क्या करते थे, तालाब को नीलामी करवाते थे ना, नीलामी हर साल होता था नीलामी, तो जितना में जो ज़्यादा ठेका में लिया वो मछली वहाँ पे डालेगा, बच्चा, चारा वारा खर्चा उसका होगा, उसके बाद बड़ा होता था तो बेचते थे। अब क्या कर दिया, इसको तालाब या जलाशय को 10 वर्ष के लिए लीज पे दिया जाएगा, और इसके साथ ही पट्टा आवंटन भी किया जाएगा। और इसके साथ ही इसमें प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, अपने यहाँ के परंपरागत जो जनजाति हैं, जो लोग मछली पालन करते हैं, जैसे कि ढीमर, निषाद, केवट, कंहार, कहरा और मल्लाह,
ठीक है, निषाद केवट लिखते हैं मेरे साइड में। और एक और होता है शायद कैवर्त लोगों को भी बोलते हैं क्या, है ना, हाँ। तो इन सबको प्रेफरेंस दिया जाएगा इसमें, ये बात की ही गई है। और इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्रों में एसटी के लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसमें जिन लोग मछुआ कार्य करते हैं उनको। तो 10 वर्ष के लिए लीज पे दिया जाएगा और इन जनजातियों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अनुसूचित जाति के क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्रों में एसटी कम्युनिटी के जिन लोग मछली पालन का कार्य करते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया है नई मछुआ नीति में। और क्या बात कही गई है कि जल क्षेत्र के आवंटन में पहले क्या होता था, अधिकतम ग्रामीण मामले में अधिकतम 1 हेक्टेयर के स्थान पर आधा हेक्टेयर तक, और सिंचाई जलाशय के मामले में 4 हेक्टेयर के स्थान पर 2 हेक्टेयर प्रति सदस्य प्रति व्यक्ति के मान से जल क्षेत्र का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, तो पहले कितना दिया जाता था, 1 हेक्टेयर ग्रामीण तालाब के मामले में, और जहाँ पे सिंचाई जलाशय है वहाँ पे 4 हेक्टेयर था, उसको अब 2 हेक्टेयर कर दिया है। और मछली पालन के लिए गठित समितियों की ऑडिट कौन करेगा इनका, तो ये सहकारिता एवं मछली पालन विभाग की संयुक्त टीम। ठीक है, तो ये भी याद रखना मछली पालन से ये न्यूज था। और तीसरा जो है मंत्रिपरिषद की बैठक में जो निर्णय लिया गया वो है कि छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ, खास करके जो आप लोग सुने होंगे कि वनोपज के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, है ना, जैसे कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, उसको कौन से ब्रांड से बेच रहे हैं, अरे गोधन न्याय योजना पढ़े हो ना आप लोग, हाँ, सुराजी ग्राम योजना पढ़े हो ना, ये तो क्वेश्चन भी दिया था ना। तो गौठान के जो उत्पाद है कौन सा ब्रांड नेम से बेचे जा रहे हैं, अर्थ, राइट। तो सेम वैसे ही जो वनोपज जो खरीदे जा रहे हैं और उनसे जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनको अब छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के अंतर्गत बेचा जाएगा। और इसके साथ ही 40% की छूट के साथ क्या करेगी, इसको राज्य गवर्नमेंट ही खरीदेगी और उसको संजीवनी एवं अन्य माध्यमों से विक्रय हेतु राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। कहने का मतलब है कि जो भी ट्राइबल्स होते हैं उन लोग का स्व सहायता समूह है, अगर उन लोग वनोपज आधारित प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उसको कौन खरीदेगी, राज्य वनोपज संघ, और निजी निवेशक के साथ करके राज्य शासन डायरेक्ट खरीदेगी और इसको बेचेगी किसमें, संजीवनी और अन्य माध्यमों में। संजीवनी उत्पाद होते हैं ना, संजीवनी वो उसका बोल रहा हूँ जो सस्ती दवा योजना है, अरे जो धन्वंतरी, ठीक है वो है ना, तो संजीवनी के ही तो उत्पाद बिकते हैं उसमें बहुत सारे, हाँ धन्वंतरी में, हाँ, तो उसमें बेचा जाएगा। तो ये आप याद रखोगे कौन सा ब्रांड है, छत्तीसगढ़ हर्बल, है ना, वनोपज उत्पाद। अब ये हो गया हमारा न्यूज ख़त्म। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज केस स्टडी क्या है, पुरानी पेंशन योजना, है ना। तो पुरानी पेंशन योजना के बारे में जानते हो क्या है प्रॉब्लम, और इसलिए झगड़ा चल रहा है। झगड़ा क्यों है ये बताओ पहले, है ना, मेन तो यही है ना, झगड़ा क्यों चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट पे और सेंट्रल पे। परमानेंट है उन्हीं को मिल रहा है, नहीं यार, नई पेंशन योजना में तो प्राइवेट वाले भी हो सकते हैं, वो तो अच्छा बात है। हाँ 15,000 सैलरी, हाँ हाँ, ये सारे मेजर जो पॉइंट हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अपने बजट में क्या बोला है ना, कि वो पुरानी पेंशन योजना को लागू मैं कर दूंगा और कर भी दिया। और अब वो सीएम बघेल जो हैं वो निर्मला सीतारमण जी से पैसा मांग रहे थे एनपीए का, जो न्यू पेंशन योजना का था। ठीक है, कि आप दो मेरे को, मैं इन लोग को दूंगा, कर्मचारी लोग को, पुराने पेंशन योजना से मैं देख लूँगा भाई। ठीक है, ये वाला काम था। और इसके साथ ही कई ऐसे जो स्टेट हैं जहाँ पे ऑब्वियसली बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे ये बहुत
चर्चा का विषय बना हुआ है। झगड़ा एक्चुअल में है क्या, क्यों है, और सब बोल रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना ही लागू करना चाहिए, जिसका सीधा सा रीज़न ही यही था कि उसका जो बेसिक सैलरी है, आपका लास्ट सैलरी, जैसे मान लीजिए आप रिटायर हुए 60 साल में, मान लो 60 में ही होते ना आजकल, है ना, 62, हाँ है ना 60, तो 60 में अगर आप रिटायर हुए और आपकी बेसिक सैलरी अगर मान लो 50,000 रुपये है, ठीक है, तो उसका जस्ट 50% यानी कि 25,000 रुपये आपको पेंशन मिलेगा। ये डायरेक्ट था, जबकि इसमें ये प्रावधान नहीं किया गया है। न्यू पेंशन स्कीम में डायरेक्ट बोला है कि आप, और प्लस दूसरा चीज़, वो आपके सैलरी से कटता नहीं था, और इसमें 10% आपके सैलरी प्लस बेसिक सैलरी प्लस डीए दोनों से कटेगा 10%। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि पेंशन, आपको सैलरी पता है ना, सैलरी स्लिप दिखे हो पापा का, हाँ आप देखे हो, उसमें सेक्शन रहता है ना इतना जीएसटी ये वगैरह करके। तो बेसिक सैलरी जो होता है, जैसे कि हमारे यहाँ डीसी, आप लोग डीसी बनोगे, डीसी का बेसिक सैलरी कितना है ना, हाँ अरे ठीक है, मोटा मोटा 56,000 मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये है एक्चुअल में इसका बेसिक सैलरी। आप समझो बेसिक क्या है, तो ये बेसिक सैलरी है, ठीक है। ये पे स्केल पे चलता है ना। पे स्केल कितना डीसी, पे स्केल कितना है 12, हाँ ठीक है। तो बेसिक सैलरी है इसका। अब इसमें इंक्लूड होते जाता है डीए, महंगाई भत्ता, है ना, डीए टीए, ये सारी चीज़ें जब बढ़ती हैं तो सब मिलके बढ़ के मिलता है। लेकिन इसका बेसिक कितना है 56। ओल्ड पेंशन स्कीम में 56 का आधा कितना होगा, ये उसको पेंशन मिलेगा पर मंथ बेसिक का, ठीक है। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में अगर मान लिया जाए डीसी का 56,000 सैलरी है और उसका डीए मान लिया जाए, इस बार अभी बढ़ाया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट डीए, है ना, तो डीए बढ़ा के मान लिया जाए इसका सैलरी हो जाता है 60, ठीक है। तो इसका हर महीने का 10% यानी कि 6,000 रुपये कटेगा पेंशन के लिए, और ये जमा होगा और लास्ट में उसका सैलरी का 60% आप एक मुश्त निकाल सकते हो और 40% को आपको मतलब कि ईयर वाइज। और इसके साथ ही ये ज़रूरी नहीं है कि एक मुश्त जितना आप दिए हो उतना मिलेगा, ये शेयर बाज़ार में और बॉन्ड इससे आप खरीद भी सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। चाहो तो नहीं खरीद रहे हो तो आपके भविष्य निधि में वो बॉन्ड में शेयर मार्केट में चलेगा, तो आपको प्रॉफिट कम या ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का कभी भी अनप्रॉफिट नहीं होता, पता है ना आपको। बॉन्ड जानते हो ना, बॉन्ड जानते हो ना, गवर्नमेंट बॉन्ड आदमी तुरंत परचेस कर लेता है, क्यों? सिक्योरिटी, राइट, सिक्योरिटी। गवर्नमेंट बॉन्ड, जैसे कि यूएस का बॉन्ड जब जारी करता है तो इंडिया भी बॉन्ड खरीदता है यूएस का, पता है कि नहीं? आपको सोचोगे कि अमेरिका को पैसा लोन कैसे प्रोवाइड कर रहा है इंडिया, अमेरिका को भी लोन देता है इंडिया। अगर मैं ये बोलूँ तो ऑब्वियसली दे रहा है ना, जब बॉन्ड खरीद रहा है उसका, वो बॉन्ड जारी कर दिया अपने यहाँ काम करने के लिए, गवर्नमेंट बॉन्ड, मैं इतना इंटरेस्ट दूंगा, और ऑब्वियसली डॉलर इतना ज़्यादा है ऊपर, है ना, कि उसका इंटरेस्ट अगर इंडिया खरीद लेता है जिसका रूपी डॉलर से कम है, तो ऑब्वियसली उसका गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीद लेगा इंडिया, और अपने को उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, सीधी सी बात है। ऐसी गवर्नमेंट भी बॉन्ड जारी करती है, इंडिया भी बॉन्ड जारी करता है, तो अदर कोई कंट्री है जैसे कि जापान, यूएई वगैरह हमारे बॉन्ड को खरीद लेते हैं। अब उस बॉन्ड को खरीद लेते हैं, सरकार को पैसा मिल जाता है, उनको इंटरेस्ट मिल जाता है, और गवर्नमेंट बॉन्ड को इसलिए खरीद ले सकते हैं कि आदमी भाग सकता है, गवर्नमेंट नहीं भाग सकता, इसीलिए सिक्योरिटी इज अ मस्ट रीजन। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या है न्यू पेंशन योजना। इन पे टसल कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल, कुछ राज्यों में इसमें यह चर्चा बना हुआ है कि हम लोग पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी अपने बजट में बात कर दी है कि हम लोग क्या करेंगे, पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। तो ये नई पेंशन योजना एक्चुअल में है क्या, देखते हैं हम लोग, और इस पे क्यों विवाद बना हुआ है। तो नई पेंशन योजना को केंद्र सरकार ने जनवरी 2004 से प्रभावी सशस्त्र बलों को छोड़कर, कहने का मतलब है आर्मी पर्सनल को छोड़कर 2004 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, तो नई पेंशन योजना 2004 में शुरू हुई। 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम
बंद हो गया था और सशस्त्र बलों को अलग से पेंशन दिया जाता है, जो कि मिलिट्री बजट में एलोकेट होता है हर साल। हमारे यहाँ जो रक्षा बजट होता है ये भी एक है ना, ये भी हमारे यहाँ का जो डिफेंस है इक्विपमेंट है ज़्यादा नहीं ले पाते, इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बजट का आधा से ज़्यादा सैलरी और पेंशन में जाता है, पता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो डिफेंस के इक्विपमेंट ज़्यादातर नहीं ले पाते, इसका रीज़न ही यही है कि रक्षा बजट का आधा से ज़्यादा पेंशन और सैलरीज में जाता है। और इसीलिए सशस्त्र बलों को, खैर ये अभी नहीं इसको मेंशन किया गया है, न्यू पेंशन स्कीम में आर्मी पर्सनल शामिल नहीं है। उनको छोड़ के प्राइवेट सेक्टर और अन्य शासकीय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सारे नई पेंशन योजना के अंडर में आते हैं। इसको शुरू कब किया गया? 2004 को, यानी कि 2004 को ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी गई थी और 2018-19 में एनपीएस को कारगर बनाने के लिए और इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए योजना में बदलाव की गई। वो देखते हैं हम लोग क्या क्या बदलाव किया गया। तो एनपीएस को सरकार द्वारा पेंशन देनदारियों को छुटकारा पाने के तरीके के रूप में देखा जा सकता है। छुटकारा पाने के तरीके कहने का मतलब ही पेंशन का बर्डन जो है सरकार पे ज़्यादा बढ़ता है और इससे विकास कार्य नहीं हो पाते। ठीक है, ऑब्वियसली ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, सरकार के लिए तो है ही है ना। आप दे रहे हो, अब किस में? भविष्य कर्मचारी भविष्य निधि में आपका पैसा स्टोर हो रहा है, वो उसकी कोई ना इंटरेस्ट होना है ना कुछ नहीं होना है, ना वो पैसा कहीं जा नहीं रहा है ना, तो उसमें तो कुछ प्रॉफिट हो नहीं रहा ना गवर्नमेंट को। तो यही पेंशन देनदारियाँ दिन ब दिन कर्मचारी बढ़ रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं, और वो ऑब्वियसली बात है, महंगाई भत्ता एन तेन दुनियादारी करके वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसको बंद करने के लिए, और मैंने क्या कहा, ओल्ड पेंशन स्कीम में बेसिक सैलरी प्लस डीए भी इंक्लूड होता था और जिसमें 50% की मिलता था आपको, जो लास्ट सैलरी मिली थी उसका 50%, तो ये काफ़ी ज़्यादा होता था। ठीक है, अभी भी जिन लोग को अपने टाइम में, अभी जो रिटायर्ड हुए हैं, पहले का आप ओल्ड पेंशन स्कीम वालों से पूछना, उनका सैलरी अभी जो नौकरी कर रहे हैं उनसे ज़्यादा होता था पेंशन। ठीक है, हाँ, तो ये इसीलिए इससे छुटकारा पाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें बदलाव किया। देखते हैं हम लोग क्या हुआ। तो वर्ष 2000 के दशक में शुरुआत से शोध का हवाला देते हुए एक समाचार पत्र की रिपोर्ट में बताया गया भारत का जो पेंशन ऋण है वो बेकाबू स्तर पे पहुंच गया है। कहने का मतलब है पेंशन की वजह से है ना, फाइनेंस सेक्टर को बहुत ही लॉस हो रहा है। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसकी लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। और इसके साथ ही एनपीएस की शुरुआत करने पर केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम में भी संशोधन किया गया और इसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन राशि का एक हिस्सा एक मुश्त निकाल सकते हैं इस स्कीम के द्वारा, और उसका उपयोग नियमित आय के लिए वार्षिकी रूप से भी कर सकते हैं। और इसलिए बहुत सारी चीज़ें इसमें बदलाव किया गया, किसमें? न्यू पेंशन स्कीम में, और बहुत सारी लोक लुभावने चीज़ें भी बताई गई। देखते हैं हम लोग क्या है। तो इसका कार्यान्वयन कौन कर दिया? न्यू पेंशन स्कीम के बारे में देखेंगे क्या है उसका, दोनों का मैं ना डिफरेंस नीचे अंतर बता दिया हूँ, क्या इसमें था क्या इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखेंगे, आप सुनते रहो पहले। तो एनपीएस का कार्यान्वयन कौन करती है? पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, तो इसको याद रखना आप। ठीक है, तो कौन कार्यान्वयन करती है? पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। और इसके द्वारा स्थापित नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के तहत सभी पंजीकृत परिसंपत्तियों का मालिक कौन है? तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। तो एनपीएस का संचालन कौन करती है? पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण। इसके अंतर्गत जितने भी फंड जो जमा हो जाते हैं वो किसके अंडर में है? इसके अंडर में। देखते हैं हम लोग इसकी विशेषताएं क्या हैं न्यू पेंशन स्कीम के। ठीक है, तो पहला तो यही है कि एनपीएस का ऑल सिटीजन्स स्कीम पहला ही स्कीम था। इसकी विशेषता ये थी कि इसमें ऑल सिटीजन स्कीम्स रख दिया। कहने का मतलब है सभी नागरिकों को, एनआरआई सहित, है ना, एनआरआई भी इसमें इंक्लूड हैं, जिसमें जिनकी आयु कितनी हो? 18 से 70 वर्ष कर्मचारी हो। और एक सहभागी योजना है, कहने का मतलब है कर्मचारी भी देगा और जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों देंगे इसमें। ठीक है, तो अपने वेतन से पेंशन कोष में योगदान कर सकते हैं। कौन? कर्मचारी। कितना करेंगे? 10%, है ना। तो सरकार द्वारा नियोजित लोग, कहने का मतलब है चाहे वो
प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी हो या गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉय हो, इसमें अपना कितना योगदान देंगे? 10% कर्मचारी, और जो नियोक्ता है यानी कि कंपनी या वो गवर्नमेंट विभाग कितना करेगा? 14%। तो परसेंट याद रखना, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए न्यू पेंशन स्कीम के तहत कोई ये इस योजना को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, कोई प्राइवेट कंपनी भी, तो वो अपने एम्प्लॉई से कितना 10% उसके सैलरी से काटेगा और खुद कितना जमा करेगा? 40%, 14, है ना। तो वित्त मंत्रालय ने 2019 में कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास पेंशन, पीएफ फंड और निवेश पैटर्न को चुनने का विकल्प है। ऑब्वियसली किसी को भी अगर मान लिया जाए कोई रिटायर होता था, जनरली ये रहा है कल्चर अपने यहाँ कि लोग सेविंग्स में ज़्यादा भरोसा करते हैं, है ना कि ट्रेड में, है ना। शेयर मार्केट में वो उन लोग बॉन्ड वॉन्ड इन सब चीज़ों में नहीं रहते हैं, अवेयरनेस भी नहीं है उतना ऑब्वियसली, ठीक है। वो ज़्यादा क्या करते हैं, पीएफ में पैसा लगा देते हैं और उसी का इंटरेस्ट लेके ब्याज लेके खाते रहते हैं, जनरली ऐसे ही करते हैं ना सरकारी कर्मचारी। तो इसका चुनने का विकल्प दिया गया कि निवेश पैटर्न चुनने का। यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो चाहे तो उस पैसे का बॉन्ड अगर सरकार जारी करती है तो बॉन्ड को परचेस कर सकते हैं वो जो निवेशक होंगे, और सेवानिवृत्ति पर वो 60% पैसा निकाल सकते हैं एकमुश्त, जो कि कर मुक्त है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। जो 60% अगर उन्होंने किया है और रिटायरमेंट के टाइम तक उसका 60% वो एकमुश्त निकाल सकते हैं, टैक्स नहीं लगेगा, और शेष जो 40% होगा उसमें वार्षिकी निवेश किया जा सकता है जिस पर कर लगता है, यानी कि टैक्स लगेगा। अगर आप बॉन्ड परचेस कर रहे हो, अगर वो बॉन्ड डूब गया, आप शेयर मार्केट में लगाए, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आपका पैसा डूब गया, है ना। और उसमें अगर प्रॉफिट हुआ तो उसमें टैक्स भी लगेगा, और एक मुश्त आप 60% निकाल सकते हो जो कि टैक्स फ्री है। ये बात किस में की गई? एनपीएस में, न्यू पेंशन फंड में। और यहाँ तक कि निजी व्यक्ति भी इस योजना का विकल्प चुन सकता है। कहने का मतलब है ज़रूरी नहीं है कि ये स्कीम किसके लिए हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। अब देखते हैं हम लोग पुरानी पेंशन योजना क्या थी। पुरानी पेंशन योजना, जैसा कि मैंने बताया कि यह योजना जीवन भर आय और सेवानिवृत्ति के बाद आश्वासन देती है। कहने का मतलब है इसमें कर्मचारी को एक पूर्व निर्धारित फार्मूले के आधार पर पेंशन दिया जाता था। वो पूर्व निर्धारित फार्मूला ही यही था कि उन्हें वर्ष में 2 बार महंगाई यानी कि महंगाई राहत यानी कि डीआर में संशोधन का भी लाभ दिया जाता था। इसमें आहरित वेतन, यहाँ पे ना वही जो आपका लास्ट बेसिक पेमेंट होगा उसी का 50% के बराबर आपको पेंशन दिया जाएगा। ये था पुरानी पेंशन योजना में। और उन्हें वर्ष में 2 बार डीए का भी संशोधन का भी लाभ मिलता था, और भुगतान तय था, वेतन से कोई कटौती भी नहीं होती थी। और इसके अलावा ओल्ड पेंशन योजना के तहत सामान्य भविष्य निधि का प्रावधान था। तो हमारे यहाँ आप जान रहे होंगे ये इसको सामान्य भविष्य निधि, जितना भी जो आपके सैलरी से पेंशन का पैसा कटता है वो इसी में जाके जमा होता है। सामान्य भविष्य निधि, हमारे भारत में सामान्य भविष्य निधि में लाखों करोड़ रुपए आज भी जमा है, पता है? हजारों करोड़ रुपए चोक्ड हैं, वहाँ से निकले नहीं हैं। क्यों पता है? सामान्य भविष्य निधि में कई लोग पहले क्या था कि अपने नौकरी लग जाते थे, ठीक है, जैसे कि एससीसीएल फॉर एग्जांपल ले लो। एससीसीएल में कुछ लोग पहले बुला के नौकरी करवाते थे। तो बुला के नौकरी करवाते थे तो उनको अवेयरनेस था नहीं, पढ़े लिखे नहीं थे लोग। तो वहाँ पे मान लिया जाए उन लोग ने नाम लिखवा दिया अपना कुछ भी, रमेश, ओके। अब वोटर आईडी वाले आए और मेरे को तो अब उसके घर वाले थे नहीं, उसका नाम लिखवा दिए महेश, ठीक है। अब नाम दोनों उसका एक ही है लेकिन दोनों जगह अलग अलग चल रहा है। उसका पेमेंट स्लिप किस में चल रहा है? रमेश से, और उसका एक्चुअल वोटर आईडी में क्या है? महेश। एक स्पेलिंग मिस्टेक के वजह से पूरे पेंशन का पैसा नहीं मिलता था। और आज भी हमारे यहाँ सामान्य भविष्य निधि में कई हजार करोड़ पैसा ऐसे फंसा हुआ है। अब सोचो, जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, जीवन में कभी वो इतना ड्यूटी कर लिया 60 साल तक, 60 साल के बाद क्या वो आधार कार्ड चेंज करवाने जाएगा? आधार कार्ड चेंज करने जाएगा तो प्रूफ पूछेगा, प्रूफ लाओ कि तुम रमेश, तुम ही रमेश हो।
तो वो कहाँ भटकेगा, रिजल्ट लेके आएगा क्या? 60 साल पहले पढ़ा भी था, वो स्कूल ही बंद हो गया। तो ऐसा हाल है, ठीक है। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम में ये सारी चीज़ें थी। अब जीपीएफ केवल भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है और मूल रूप से यह सभी कर्मचारियों को अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत योगदान करने का देता था। किसमें? सामान्य भविष्य निधि। जीपीएफ कहने का मतलब यहाँ पे सामान्य भविष्य निधि से है। और सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित वेतन मिलता था कब? जब वो रिटायर होते थे, उनके लास्ट बेसिक सैलरी का 50%। ये समझ गए आप? इस योजना को कब बंद कर दिया सरकार ने? 2004 में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि समस्याएं क्या हैं एक्चुअल में। तो ओल्ड पेंशन योजना में समस्या ही यही थी, जिसलिए न्यू पेंशन योजना को लाया गया कि अनफंडेड पेंशन देता। पहला रीज़न तो यह था कि मुख्य समस्या थी कि पेंशन की देनदारियां अन्य अनफंडेड थी। अनफंडेड कहने का मतलब इसमें कोई कार्पस नहीं था, लगातार ये बढ़ता रहता था और ये खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक बर्डन था कि इनको पैसा देना ही है, ठीक है। और ये भुगतान के लिए इसमें भारत सरकार के बजट में हर साल पेंशन का प्रावधान रहता था और भविष्य में साल दर साल कैसे भुगतान किया जाए इस पर कोई स्पष्ट योजना नहीं थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये बर्डन पड़ता था किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को बजट में। तो सेंट्रल बजट में अगर पेंशन के प्रावधान ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली विकास कार्य क्या होंगे? बाधित होंगे, है ना। और अस्थिरता, दूसरा रीजन क्या था कि ओपीएस भी अस्थिर था। एक के लिए पेंशन देनदारियां बढ़ती रहेंगी और पेंशनरों का लाभ जो है वो हर साल बढ़ते रहता था, भुगतान डीए तो बढ़ते ही रहता है ना। अभी आप 56,000 में लगोगे डीसी, रिटायरमेंट के टाइम तक आपका सैलरी कितना होगा? हाँ, पूछना एक आध डीसी से, ठीक है। तो वो सारी जो बढ़ती रहती थी और वो ओल्ड पेंशन योजना में आपको 50% बोले हो तो मिलता था भाई दबा के पेंशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इन सब के वजह से ओल्ड पेंशन योजना में ये दूसरी समस्या थी। अस्थिरता कहने का मतलब है स्पष्ट उसमें वित्तीय समावेशन का बात नहीं थी। तीसरा क्या था कि इससे केंद्र और राज्य सरकारों में पेंशन पर भारी बोझ बढ़ रहा था और इससे मुद्दे यही थे कि ओपीएस के विपरीत एनपीएस में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ मूल वेतन का 10% जमा करना चाहिए। ये अब मुद्दे ये देख रहे हैं कि एक्चुअल में अभी क्या झगड़ा चल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि कर्मचारियों को 10% कट जाता है, ये गुस्सा कर्मचारियों को है और वो मांग कर रहे हैं। कर्मचारी जो संघ होते हैं अपने यहाँ, उन लोग गवर्नमेंट से मांग कर भी रहे हैं कि एनपीएस को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इससे 10% कट जाता है, उससे नहीं कटता था। और कोई जीपीएफ लाभ नहीं है, कहने का मतलब है पेंशन का राशि तय नहीं है इसमें। मैंने बताया 60% एक मुश्त निकाल सकते हो जो कि टैक्स फ्री है, लेकिन जो 40% है वो मार्केट में वेरी करेगा, शेयर मार्केट में, ठीक है। तो कोई फिक्स थोड़ी है कि इतना ही मिलेगा आपको। और इसके साथ ही इस योजना के प्रमुख मुद्दे यह है कि बाजार से जुड़ी रिटर्न आधारित है। कहने का मतलब है आपको जितना ज़्यादा आप निवेश करोगे उतना ज़्यादा रिटर्न रहेगा, है ना। शेयर मार्केट वैसा ही तो है, जितना ज़्यादा आप बॉन्ड परचेस करोगे, जितना ज़्यादा आप शेयर मार्केट में स्टॉक परचेस करोगे, जितना शेयर लगाओगे, जितना शेयर परचेस। अब रिलायंस का शेयर इतना महंगा होता है, वाई नीचे जाना ही नहीं, बस यही है ना। तो जो लोग हैं अच्छे पैसे वाले, उसका एक बॉन्ड अभी कितना चल रहा है? उस दिन मैं देखा 2600 समथिंग था, हाँ, ठीक है। तो ये है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अंतर देख लेना आप, मैंने बता दिया है ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ओवरव्यू आप समझ ही गए। अंतर मैंने दोनों को बांट दिया है एक अंतर के टाइप पे। ये क्वेश्चन मेंस में बन सकता है। मैं फिर बोलूँ कि न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या प्रॉब्लम है, तो सीधा कॉलम बनाना, दोनों साइड 5-5 अंतर लिखना, ठीक है। क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या इसमें मैं क्या चाहता हूँ, ये मत लिखना, ठीक है। मैंने बोला ना कंक्लूजन लिखने से पहले 4 बार सोचना है सीजीपीएससी में। इट्स नॉट अ यूपीएससी। यूपीएससी एनालिटिकल गेम है, यहाँ पे आपको लिमिटेड लाइन है, लिमिटेड वर्ड्स हैं, वही लिखना है जो पूछा गया है, अपना कुछ नहीं देना है। अगर रेफरेंस देना भी है तो क्या किस चीज़ का, योजनाओं का, या कोई बोला है या किसी और को सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया है उसको रेफरेंस देके, ठीक है। तो ये मैंने अंतर दिखा दिया है, पढ़ लेना।
ज़्यादातर मेंस आंसर राइटिंग के टाइम पे ये दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया था, बात एक ही है, बस लिख दिया हूँ अलग अलग, तो ये पढ़ लेना, ठीक है। प्री में नहीं है काम का, ठीक है। अभी हम लोग देख लें तो सुझाव है, इसमें मैंने 4 सुझाव दे दिए थे, इसको एक बार पढ़ लेना और अगर आप चाहो तो अपने तरीके से सोचना और 4-5 और तैयार कर लेना, ठीक है। हो गया आज का करंट। और इसमें और न्यूज़ थे, ये अब जो है वो मैंने फ़ोटो जो जनमन के बच गए थे और टाइपिंग हुआ नहीं था, इस वजह से खाली पिक्चर इंसर्ट कर दिया है। इसको एक बार जाके पढ़ना है, टाइप नहीं हो पाया था लेकिन पिक्चर मैंने इंसर्ट कर दिया, मेजर जो है। तो पहला सुन लो एक बार, फिर जाके इधर नोट साइड में चाहो तो टैब में बना लेना, ठीक है, मार्क करके। ये डेटा दिया था जनमन में, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ठीक है। तो इसका डेटा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पिछले 3 साल का दिया है, इसमें कितना पैसा दिया गया, ठीक है। तो इस बार 3 किस्त में कितना हो गया है, 5221 करोड़ 3 किस्त में दिया जा चुका है। और कितना किस्त दिया जाता है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के थ्रू? 4 3 3 में, हाँ 3 में दे रहा था, ये तो मुझे पता है, लेकिन अभी शायद 3 है 4, हाँ। अरे वो एकड़ के हिसाब से इनपुट सब्सिडी कहाँ 6,000 बोल रहा था, ये तो राजीव गांधी भूमिहीन का तुम बोल रहे हो, है ना, उसमें भी 1,000 बढ़ा दिया है, 7,000 कर दिया ना, राहुल गांधी बोला तब, ठीक है, हाँ 7,000, अभी 6,000 था पिछले बार, लेकिन अब इसमें 1,000 बढ़ा के निर्णय लिया गया है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के थ्रू 7,000 साल भर में दिया जाएगा। कितने किस्तों में? 3 किस्तों में, ठीक है। तो अभी पिछले बार जो रूल था उसके अकॉर्डिंग 6,000 देने की बात कही गई थी। ये योजना को किसके काउंटर में लाया गया था? तो सेंट्रल की एक स्कीम है, आपने सुना होगा, किसान मानधन योजना, ऐसे कुछ है ना, हाँ, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, सम्मान निधि है, हाँ सम्मान निधि है ना, सम्मान निधि, उसमें दिया जाता है 6,000 साल में। तो 6,000 दिया जाता है किसको? किसानों को, ठीक है, फ्री में। तो ये भूमिहीन वालों को भी मिलना चाहिए, जिनके पास लैंड नहीं है, जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं। इसके लिए ये योजना लाई गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, छत्तीसगढ़ द्वारा, राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना। और इसमें कितना दिया जाता है? 7,000, पहले 6,000 था, अब 7,000 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका और डेट याद रख लेना भाई, डेट पूछता है इसका, योजना कब चालू हुआ, कब है राजीव गांधी किसान न्याय योजना का? अरे 2 अक्टूबर नहीं है, 21 मई 2020 है ना, उसके बर्थडे के दिन, ठीक है। और इसका गोधन न्याय योजना, ये पूछा था क्वेश्चन, हरेली था उस दिन, 20 जुलाई 2020, 20 जुलाई 2020 और उसका 21 मई, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ इसका राजीव गांधी जी का, ठीक है। सॉरी, पुण्यतिथि है क्या कि जयंती था, देख लेना, 21 मई है, इतना मुझे पता है।